नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है, किसका? कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज की कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है? सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आज की कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट की हैं, ठीक है? सेकंड शिफ्ट के हैं और ये क्वेश्चन जो हैं, ये रियल क्वेश्चन हैं जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन हमें जीके, जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर के प्राप्त हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस क्लास को जो है अच्छे से पूरी अंत तक देखना, ठीक है? क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है? ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है? जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके और ज्वाइन बटन पर दबाकर वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? और जो है वहाँ पर मेंबर अभी कितने मिलेंगे आपको? आपको 90 प्लस मेंबर हो जाएँगे हैं वहाँ पर, ठीक है? 90 प्लस मेंबर हैं, ठीक है? तो उनको जल्दी से एंगेज करिए, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्लास के नोट्स और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए और या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करो, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है? पहला क्वेश्चन है 1900 एशियाई खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते थे? 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते थे? ऑप्शन है हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स या फिर भारोत्तोलन। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द मोस्ट मेडल इन 1951 एशियन गेम्स? तो भारत ने जो है एथलेटिक्स में कहा एथलेटिक्स में जो सबसे अधिक पदक जीते थे, ठीक है? कब? 1951 के एशिया खेलों में, ठीक है? ये आयोजन कौन सा था? ये आयोजन पहला था, ठीक है? पहला आयोजन था 1951 में, ठीक है? यहाँ पर जो है भारत ने सबसे अधिक एथलेटिक्स में जो है पदक जीते थे, ठीक है? इस खेल में दौड़, कूद और फेंक जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं, ठीक है? और भारतीय खिलाड़ियों ने उत्साह और मेहनत से प्रदर्शन किया। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी शामिल थे, ठीक है? यह भारत के खेल क्षमता और तैयारियों को दर्शाता है। एथलीट्स के पद ने देश की छवि को मजबूत की। यह सफलता देश के प्रति जनमानस में उत्साह बढ़ाने वाली थी, ठीक है? और प्रतियोगिता में जो है अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण ने योगदान दिया था। सही उत्तर है एथलीट्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रिपीटेड क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो कांडला बंदरगाह जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित कहाँ स्थित? गुजरात में स्थित है। या भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक है, ठीक है? भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक है। या अरब सागर के किनारे स्थित कहाँ स्थित है? अरब सागर के किनारे स्थित है और विदेशी व्यापार में अहम भूमिका निभाता है। कहाँ? विदेशी व्यापार में अहम भूमिका निभाता है। इसका निर्माण देश की आर्थिक वृद्धि और निर्यात आयात को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, ठीक है? कांडला का प्रशासन सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा किया जाता है। यह बंदरगाह व्यापार और नौवहन केंद्र का है, ठीक है? यह बंदरगाह जो व्यापार और नौवहन का केंद्र है। भारतीय बंदरगाह नेटवर्क में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। कांडला ने गुजरात और पूरे देश के उद्योगों में योगदान दिया, ठीक है? इसकी सुविधाएं नौवहन और तकनीकी आधुनिक हैं। सही उत्तर गुजरात है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 1200% की वस्तु पर 15% की हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है? फाइंड द स्पी सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन जो है मैथ का भी है। तो 1200 वस्तु पर 15% की हानि होगी तो कितने बेचेगी? तो 15% का फार्मूला हटा गए जो बेचेगी आ जाएगा। सोल्यूशन ये है कितना? 1200 1020, ठीक है? वस्तु खरीदी गई, कीमत कितनी थी? 1200, ठीक है? विक्रय पर हानि कितनी? 15%, ठीक है? तो बचा कितना? 85%, ठीक? तो विक्रय मूल्य 85% गुणे 1200 कितना बचेगा? 1020 रुपया बचेगा, ठीक है? क्योंकि 15% की कुल हानि हुई है, ठीक है? हानि प्रतिशत और मूल्य गणना से यह निकाला जाता है, ठीक है? यह व्यापार में लाभ हानि मूल उदाहरण है, ठीक है? या फार्मूला लगाकर जो आप सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी पता कर किया जा सकता है, ठीक है? इसमें सीधा प्रतिशत का उपयोग किया गया है, ठीक है? और 1020 जो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य है, व्यापारी निर्णयों में इस तरह की गणना आवश्यक है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1020, ठीक है? इस हमने सारा लिख कर इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? हालांकि इसको हम ऐसे समझाते तो समझा सकते थे, ठीक है? इसमें तुरंत हम क्या लगाते? 1200 पे हम लगाते 1200
गुणे 15, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो जो आता उसको 12 से 100 घटा देते, या फिर हम यहाँ पर 85 लिख देते, ठीक है। अब जो आएगा वो ये आंसर आएगा, 1020 आएगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर ऐसे करते, कैसे, इस फार्मूले से 15% से 15% घटाते हैं तो कितना आता है, 180 आता है यहाँ पर, ठीक है। 180 80 आता कि नहीं आता, इस जीरो से ये जीरो कट जाता, इस जीरो से ये जीरो कट जाता, ठीक है। 15 दूना 30 का जीरो, और 15 दूना 30 का जीरो हासिल का 1, ठीक है। और 15 कम 15, और 15 3 18, 180 आता, 180 आ गया। 180 जो है 1200 में घटा देते हैं तो 85% बचता अपना, तो 1 आ गया। तो सिंपल सा फार्मूला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल्स? तो ये जो है 356 है। कौन सा? 356 इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बीच के 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, ठीक है। जब किसी राज्य में विधानसभा विघटन या सरकार का कामकाज असाधारण स्थिति में रुक जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में विधानसभा विघटित या सरकार का कामकाज असाधारण स्थिति में रुक जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली जाती है, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली जाती है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, क्या होते हैं? राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुनिश्चित रखना होता है। क्या होता है? इसका जो उद्देश्य क्या होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखना होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। और आम चुनाव या नई सरकार बनाने पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? मतलब यह आम चुनाव या नई सरकार बनाने पर समाप्त हो जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, क्योंकि यह अस्थायी होता है, ठीक है। और यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। इसे लागू करने से पहले राष्ट्रपति को राज्य सरकार की स्थिति की रिपोर्ट मिलती है। क्या मिलती है? स्थिति की रिपोर्ट मिलती है। यह अनुच्छेद संविधान की मूलभूत शक्ति का हिस्सा है। किसका है? मूलभूत शक्ति का हिस्सा है। इसलिए सही उत्तर जो है अनुच्छेद 356 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, ठीक है। इन विच पार्ट आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, किस पार्ट में है? भाग 3, पार्ट 3 में, भाग भाग कौन सा? भाग 5, भाग 4, भाग 7। तो ये जो हैं, या फिर 4A, ठीक है, भाग 4A। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो पार्ट होना चाहिए 4A, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा हैं। ये नागरिकों के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्देश देते हैं। भाग 4.1 में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी, सभी नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य नागरिक और राज्य के बीच संतुलन बनाते हैं। ये कानून नहीं बल्कि नैतिक और संवैधानिक निर्देश देते हैं। भारत में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भारत में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए यह महत्वपूर्ण है। और कर्म और जिम्मेदारी के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। किससे? कर्म और जिम्मेदारी के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए सही उत्तर है भाग 4A। कौन सा है? भाग 4A, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं? खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं? इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल आर द खजुराहो टेम्पल बिल्ट? द्रविड़ शैली, नागर शैली, पगोड शैली, या राकट शैली? तो ये जो बने हैं नागर शैली में बने। किसमें? नागर शैली में। ऑप्शन नंबर बी है नागर स्टाइल। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो बताना है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 9वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बने थे। कब बने थे? 9वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बने थे। मंदिरों की वास्तुकला नगर शैली की है। किसकी है? नगर शैली की है, नागर शैली की है, जो उत्तर भारत में प्रमुख थी। क्या थी? उत्तर भारत में प्रमुख थी। नागर शैली में ऊंचे और समर्पित शिखर होते थे। क्या होते थे? नागर शैली में ऊंचे और समर्पित शिखर होते थे। मंदिरों की दीवारों में नक्काशी और मूर्तिकला का अद्भुत काम होता था। और वास्तुकला धार्मिक कथाओं और जीवन के विविध पहलुओं को दिखाती हैं। मंदिर समूह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, मंदिर समूह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये हिंदू और जैन दोनों प्रकार के मंदिर हैं। कौन से हिंदू मंदिर हैं?
हिंदू और जैन दोनों प्रकार के मंदिर हैं और स्थापत्य और मूर्तिकला के कारण खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है। किसके कारण? स्थापत्य और मूर्तिकला के कारण खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है। सही उत्तर जो है नागर शैली है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं, तो आपको तुरंत बताना है नागर शैली में। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है, नागर शैली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कितनी धाराओं में है? ठीक है, हाउ मैनी सेक्शन आर देयर इज भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कितनी धाराओं में है? 356 धाराएं, 358 धाराएं, 360 है, 362। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो धाराओं में है वो 358 है। ऑप्शन नंबर बीच के 358 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अपराध और सजा से संबंधित धाराएं शामिल हैं। किससे? अपराध और सजा से संबंधित धाराएं शामिल हैं। कुल जो है 358 धाराएं, कितनी? 358 धाराएं हैं जो विभिन्न अपराधों को परिभाषित करती हैं। किसको? विभिन्न अपराधों को परिभाषित करती हैं। धाराओं में सजा, दंड और न्यायिक प्रक्रिया का विवरण है। ठीक है, धाराओं में सजा, दंड और न्यायिक प्रक्रियाओं का विवरण है और इसका उद्देश्य कानून का एकीकृत और सरल रूप प्रदान करना है। यह न्यायिक पालिका और पुलिस के लिए मार्गदर्शक है। कानून का पालन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए धाराओं का महत्व है। सभी धाराएं समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देती हैं। कानून का विकास समय समय पर संशोधन होता रहता है, इसलिए सही जवाब है 358 धारा। ठीक है, तो मुझसे पूछा जाता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, तो तुरंत बताना 358 सेक्शन है, 358 धाराएं हैं। ठीक है, 358 है। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में किस कानून में जोड़ा गया? अंडर विच लॉ वाज कम्युनिटी सर्विस एडेड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय न्याय संहिता, सिविल कोड अधिनियम या अपराध नियंत्रण अधिनियम? तो समुदाय सेवा को सजा के रूप में किस कानून में जोड़ा गया? तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बीएनएस सामुदायिक सेवा सजा के रूप में अपराधों के सुधार सुधार का उपाय है। बीएनएस में इसे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य जेल की बजाय समाज सेवा के माध्यम से सुधार करना है। क्या करना है? जेल ना भेजा जाए बल्कि समाज सेवा किया जाए। ठीक है, जेल ना भेजा जाए बल्कि समाज सेवा किया जाए। यह विधि समाज में पुनर्वास और नैतिक शिक्षा को बढ़ाती है। अपराधियों की जिम्मेदारी और समाज के प्रति दायित्व का अनुभव होता है। सजा का यह तरीका पुनरावृत्ति को कम करता है। किसको कम करता है? पुनरावृत्ति को कम करता है। यह कानून आधुनिक न्याय और सुधार की दिशा में कदम है। सामुदायिक सेवा से अपराधियों को व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? अपराधियों को व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। यह न्यायिक प्रणाली में वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। क्या करता है? न्यायिक प्रणाली में जो है वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या है? बीएनएस है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक, कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा चुका है। ठीक, कई बार क्वेश्चन हम इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इन विच द लार्जेस्ट ग्रैंड इन ह्यूमन बॉडी विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन विच ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, तो या पैंक्रियास या पीनियल? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। क्या है? लीवर है, यकृत है। ठीक, क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि लीवर ही होती है। ठीक है, लीवर, यकृत, यकृत, यकृत। ठीक है, रट लीजिए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? यह शरीर के मेटाबॉलिज्म और भेषण में मुख्य भूमिका निभाती है। यह यकृत पाचन में मदद करता है, पित्त उत्पादन करता है। यह पोषक तत्वों को स्टोर और वितरित करता है। क्या करता है? पोषक तत्वों को स्टोर और वितरित करता है। लीवर रक्त शर्करा और वसा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त शर्करा और वसा को नियंत्रित करता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। किसके बिना? लीवर के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। यकृत का स्वस्थ भोजन और जीवन शैली पर निर्भर करता है। ठीक, यकृत जो है स्वस्थ भोजन और जीवन शैली पर निर्भर करता है। या रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। क्या करता है? रोग और प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। शारीरिक कार्यों के लिए यह अनिवार्य है। ठीक है, सही उत्तर यकृत है। क्या है? सही उत्तर है यकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लीवर। ठीक है, लीवर हमेशा याद रखना, लीवर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। क्या करते हैं? आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, लाइक तो आप लोग सभी लोग करना, शुरुआत में ही लाइक कर दिया करो आप लोग। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को सकता है लाइक कर दिया हो। और लाइक करने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिए, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। जितने बच्चों ने कमेंट नहीं किया जल्दी से कमेंट करिए।
कमेंट करने से जो है हमें पता चलता है कि हमने जो क्लास ली है वो कैसी रही क्लास। ठीक है, ठीक है, सही सही कमेंट करिए, अच्छे से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कर दिया आप लोगों ने। कमेंट करने के बाद आप लोग एक काम और करिए कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक कहाँ मिलेगी पूछोगे आप लोग ना, ये लिंक कहाँ मिलेगी, कैसे ज्वाइन करें? तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और चेक करना है, वहाँ पर आपको लिखा होगा कि टेलीग्राम चैनल की लिंक, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन भेजने के लिए इस ग्रुप का या इस लिंक का प्रयोग करें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है टेलीग्राम आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? ज्वाइन ऑप्शन, तुरंत उस पर ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद जो है आप लोग वेट करिए, वहाँ पर जो है आपको क्लास नोट और पीडीएफ मिल जाएंगे। ये मिलेंगे तभी जब आप 500 मेंबर हो जाएंगे। कितने मेंबर हो जाएंगे? 500 मेंबर। ठीक है, अभी मेंबर कम है तो जल्दी से इंक्रीज करिए, जल्दी से 500 मेंबर करिए, तो आपके क्लास के नोट्स और जो है पीडीएफ प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।